हेलो बच्चों, मैं हूं विशाली टंडन स्वास्थ्य के एजुकेशन से। और बच्चों, हम देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी स्टैंडर्ड 12th का ऑफ द प्रेजेंट ईयर 2025 एंड 26। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए को कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन बी, जो कि आपका है 2 मार्क्स का। जो सेक्शन बी है बच्चों, वो आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। नाउ यू डोंट हैव एन जनरल ऑप्शंस, बट इंटरनल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में तो वो भी नहीं था। तो सेक्शन ए में कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, नो इंटरनल नो जनरल। और सेक्शन बी में आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे पहले क्वेश्चंस में ही है, बट मैं तो आपको दोनों ही करवा दे रही हूँ। सो आपका 17th क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ए या बी अटेम्प्ट करना है। सो द क्वेश्चन सेज, during artificial hybridization, that means chapter number 1. It is important to ensure that only the desired pollen grains are used for pollination. भाई हमारे desired pollen grains जो है वही काम करे, तो दूसरा काम नहीं करे। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए? तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, द टेक्निक इज emasculation and the second one is bagging, है ना। Now these both the techniques are used when the female flower is bisexual. ठीक है, बाइसेक्सुअल में तो सभी को पता होगा, जैसे मेल और फीमेल दोनों हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं उसमें, इमास्कुलेशन में हम क्या करते हैं, वी रिमूव द एंथर। इमास्कुलेशन में हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर। तो यू नीड टू राइट इट डाउन, ठीक है। बिफोर द पोलन गेट्स मेच्योर, ठीक है, पोलन ग्रेन के मेच्योर होने से पहले, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले हमें इमास्कुलेशन कर लेना है। देन वी डू द बैगिंग, हम बैग करते हैं, हम अपने फीमेल पार्ट को, दैट इज गाइनोशियम यानी पिस्टिल यानी कार्पेल को बैग कर देते, ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन आके उस पर बैठ ना जाए। ओके, फिर उसके बाद हम अपने डिजायर्ड, जब भी हमारी क्या बोलते हैं उसको, जब भी हमारी स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी या रिसेप्टिव हो जाएगी, तो हम उस पर अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन शेड करेंगे, ठीक है। एंड फिर से हम उसको क्या करेंगे, रीबैग, टू एंश्योर दैट कि अभी भी कोई आके उसको बहला फुसला के मेटिंग ना कर ले, ठीक है। तो बैगिंग 2 बार की जाती है, इमास्कुलेशन 1 टाइम। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन इंश्योर कि हमारा जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है सिर्फ वही लैंड करे, उसी से फर्टिलाइजेशन हो। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाएगा यार, बहुत सिंपल है बच्चों। चलो नेक्स्ट, अब चैप्टर नंबर 1 से ही तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से ही इंटरनल ऑप्शंस में आया है। नाउ इट सेज, why is the manual transfer of a desired pollen grain relatively easy in pea plants for hybridization? ये बोल रहे हैं कि मैनुअल ट्रांसफर जो है वो रिलेटिवली इजी होता है इन पी प्लांट्स, बट इन वीट द पोलन ग्रेन्स आर ऑफन यूटिलाइज फ्रॉम द पोलन बैंक्स। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देखो आओ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ना एक तो इन्होंने बात करी है पी प्लांट के बारे में, और दूसरी दे आर टॉकिंग अबाउट द वीट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, पी प्लांट में ना हम मैन्युअल ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब मैन्युअल ट्रांसफर और डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स मतलब इजी हो जाता है, तुरंत फटाफट कर सकते हो, मतलब मैन्युअली खुद से, मतलब पी प्लांट का पोलन ग्रेन उठा के दूसरे पी प्लांट पे या किसी पे भी इंसर्ट करना है तो कैन डू दैट। बट वीट के लिए, ठीक है, मतलब इसके लिए आप डायरेक्टली जो फ्रेश है, मैन्युअल मतलब मैं बोलूँ ना इधर, फ्रेश पोलन ग्रेन्स को आप यूज कर सकते हो, बट वीट के लिए आपको पोलन बैंक से लेना पड़ता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? सो जो पी प्लांट है दैट बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड एज लेग्यूमिनोसे, ये लेग्यूमिनोसे फैमिली से बिलोंग करता है, और इनकी जो वायबिलिटी होती है वो सेवरल मंथ्स की होती है, इनकी जो पोलन वायबिलिटी है सेवरल मंथ्स की। तो दैट्स नो इशू ना, इतने सारे महीने तक, मतलब एक बार वो मैच्योर हो गया तो उसको यू हैव सेवरल टाइम कि वो काफ़ी टाइम तक जिंदा रहेगा, वायबल रहेगा। बट वीट की वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स।
30 मिनट्स होती ही क्या है, हमें क्या पता कब पोलन रिलीज हुआ, और जब तक तुम उसको पोलन ग्रेन को एक्सट्रैक्ट करोगे, इंसर्ट करोगे, तब तक तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम पोलन वीट के केस में क्या करते हैं, पोलन बैंक से लेते हैं, और पी प्लांट के केस में मैन्युअली करते हैं। ठीक है, डन। लेग्यूमिनेसी फैमिली के साथ और भी एग्जांपल्स याद है जिसकी सेवरल मंथ्स की वायबिलिटी थी, रोजेशी एंड सोलानेशी। वेरी गुड एवरीवन। चलो द नेक्स्ट वन 18th, इसमें कोई इंटरनल ऑप्शंस नहीं है। हाउ इज द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ RNA polymerase at a given promoter in a transcriptional unit of prokaryotes regulated? How is the rate of initiation of RNA polymerase? How is the rate of initiation of RNA polymerase at a given promoter of a transcriptional unit is regulated? तो देखो transcriptional unit अगर मैं draw करूँ, see, I'm drawing a transcriptional unit. It's not getting, just a second. देखो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ओके, इसमें क्या क्या था, ये तुम्हारा प्रमोटर साइट है, दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन एंड दिस इज योर टर्मिनेटर। ठीक है, अब जो RNA पॉलीमरेज है वो यहाँ आके बैठता है, सी दिस इज माय ब्यूटीफुल RNA पॉलीमरेज, वो इधर आके बैठता है। अब ट्रांसक्रिप्शनल यहाँ से अगर तुम्हें रेगुलेट करना है तो क्या करते हैं बच्चों, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इसके जस्ट आगे, ठीक है, यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस है अलॉन्ग विद इट्स प्रमोटर। ये क्या है, रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस। ठीक है, और ये उसका पर्सनल प्रमोटर है। तो ये रेगुलेटरी जीन क्या बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो प्रमोटर के आगे यहाँ पे एक और रीजन होता है जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ये यहाँ जाके बाइंड हो जाते हैं। अब जनरली ये दो काम कर सकती है, आइदर इट कैन एक्टिवेट द प्रोसेस और इट कैन सप्रेस। ठीक है, सॉरी मैंने रिप्रेस लिख दिया, और इट कैन सप्रेस द प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब एक्टिवेट करती है तो वी कॉल इट पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रेगुलेशन, और सप्रेस करती है तो नेगेटिव। जैसे कि हमने लेकोपेरॉन में देखा है, लेकोपेरॉन में जनरली ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर से जाके जब बाइंड करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं, तो जब ये रोक देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो वी कॉल इट नेगेटिव रेगुलेशन, और जब ये उसको एक्टिवेट करते हैं तो वी कॉल इट पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें तो इतना सही आप लोगों को मेंशन करना है, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, सो दिस कम्स फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 6। अगेन सी चैप्टर नंबर 6, MCQ भी इतने ज़्यादा, थियोरी भी इतनी ज़्यादा, बच्चों ध्यान दो इस चैप्टर पे। ओके, नाउ दिस कम्स फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 7। ओके, सो द टेबल शोज एन हाइपोथेटिकल ब्लड रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्व वैल्यू, यूनिट और रेफरेंस रेंज दिए। तो यहाँ पे दे हैव मोस्टली टेकन ल्यूकोसाइट्स, तो ये अलग अलग तरह के हमारे टोटल ल्यूकोसाइट्स 1100 है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स दिए। नाउ विल सी द क्वेश्चन फर्स्ट, looking at the value suggest which defense mechanism or the immunity is affected and state how this defense mechanism provides immunity। क्वेश्चन को वैल्यूज को देख के ये बताना है तुम्हें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म अफेक्ट हो, और ये बताना है कि डिफेंस मैकेनिज्म कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो बच्चों देखो, अगर हम देखें तो ये रेफरेंस रेंज भी दी है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखने जाएं तो हमारा न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हो गया। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का तो नहीं हुआ, ठीक है, बेजोफिल्स का काउंट भी नहीं हुआ, इओसिनोफिल्स का भी नहीं हुआ, मोनोसाइट्स का काउंट, मतलब हमारे ये दो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कम हो गए। अब ये दोनों किस में आते हैं बच्चों, ये आते हैं तुम्हारे सेल्यूलर बैरियर में। ये किस में आते हैं, सेल्यूलर बैरियर में। और सेल्यूलर बैरियर कौन सी इम्यूनिटी का पार्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी का, है ना। सेल्यूलर बैरियर किस में आता है, इन्नेट इम्यूनिटी आती है। इन्नेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं, या इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, है ना।
सो सेल्यूलर बैरियर में इनेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. नाउ हाउ डज दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, हाउ डज दिस डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? तो जनरली ये क्या करते हैं, ये एंट्री को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक्स एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है, उनकी एंट्री को ब्लॉक करते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना, या तो उनको अंदर आने नहीं देंगे, अगर अंदर घुस गए ना मार दो, इनको खत्म कर दो, चाहिए नहीं हमको भाई. ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बाय बर्थ है, ये इम्यूनिटी हमारी कब से प्रेजेंट है, बाय बर्थ. स्किन है ना, स्किन किसी को अंदर आने नहीं देती, गलती से कोई अंदर आ गया ना तो सेल्यूलर बैरियर्स उसको छोड़ेंगे नहीं. बट ये बेचारे जिसके भी पेशेंट की रिपोर्ट है ना, इसके ये इनेट इम्यूनिटी की बैंड बची हुई है. चलो, नेम द बैरियर विथ लीस्ट काउंट एंड इन्यूमरेट इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. उस बैरियर का नाम बताओ जिसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, जिसका काउंट सबसे लीस्ट है. सो देखो किसका काउंट सबसे लिस्ट है, मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स बच्चों सबसे लिस्ट काउंट है. और मोनोसाइट्स का काम क्या होता है, मोनोसाइट्स जो है बच्चों वो फेगोसाइटोसिस करते हैं. मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस. ये क्या करते हैं, दुश्मनों को ढूंढा, पकड़ा, खाया, मस्त, ठीक है. ये बोलते हैं कि कोई 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 निशान ही नहीं छोड़ना उनका, उनको ढूंढो और खाओ, बस ये काम करना है हमें. तो नेम द बैरियर विद द लिस्ट काउंट. सो द मोनोसाइट्स हैं, ये क्या रोल करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, दैट इज सेल ईटिंग, जिससे ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दे डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस, ठीक है. इजी इजी पीजी, 2 मार्क्स का है, देखो कितना इजी है. ओके, अगेन इंटरनल ऑप्शन. बच्चों एक और इंटरनल ऑप्शन आया, देखो. अ चीज मेकर, चीज मेकर, वाह, चीज खाने का मन कर जाता है बच्चों चीज के नाम से. चलो, अ चीज मेकर क्लेम्स टू बी ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट. ये एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है. कैसे, चीज मेकर को कैसे तुम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोल सकते हो? तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या था, ठीक है, तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या था, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये चैप्टर है तुम्हारा 9 ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म. टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक. जब भी आप कोई टेक्निक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करते हो और उसमें से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज निकालते हो फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं. और उस बंदे को क्या बोलोगे तुम, बायोटेक्नोलॉजिस्ट. द पर्सन हु डू दिस इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट. अब चीज मेकर कर ही क्या रहा है, वो एक ऑर्गेनिज्म को तो यूज कर रहा है चीज बनाने के लिए. वो याद कर लो, तुम्हारा रॉकफोर्टे चीज, स्विस चीज कौन बना रहा था, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, चैप्टर नंबर 8. रॉकफोर्टे चीज कौन बना रहा था, पेनिसिलियम रॉकफोर्टे. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म को तो यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, चीज. तो उसको कैसे नहीं हम बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट, या उनके प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो. So that is called as biotechnologist. Okay, so you have to give that reason. Next, why does insertional inactivation method ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत बार आते, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हैं. अगेन चैप्टर नंबर 9 का है, सिलेक्शन वाले स्टेप का. सो why does the insertional inactivation method to detect the recombinant DNA is preferred to antibiotic resistance procedure? तो बच्चों इसमें क्या था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोसीजर था, इसमें अपने को साइमल्टेनियसली 2 प्लेटिंग करनी पड़ती है, 2 प्लेटिंग, जिसकी वजह से ये बहुत कम्बरसम है, दिक्कत देता है. 2 बार प्लेटिंग करो. याद नहीं है तुम्हें, पहली प्लेट अपन ने किसकी की थी, एम्पिसिलिन की, ठीक है, और फिर दूसरी प्लेट किसकी की थी अपन ने, टेट्रासाइक्लिन की. पहली प्लेट अपन ने एम्पिसिलिन की थी, दूसरी प्लेट अपन ने किसकी की थी, टेट्रासाइक्लिन की थी ना. तो ये 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही थी भाई. पहले वाले में तो अपन ने किसको सिलेक्ट किया था, ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और दूसरे वाले स्टेप में हम किसको सिलेक्ट करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को. ओह सॉरी, बोलते भी नहीं बच्चों, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को नहीं, दूसरे में हम सिलेक्ट करते हैं री को, मतलब
टेट्रासाइक्लिन की प्लेट्स की वजह से हम रिकॉम्बिनेंस को सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चों 2-2 बार प्लेटिंग करनी है, इतना मतलब थोड़ा सा कंबरसम सा हो जाता है ना। ह्यूमंस को क्या है, ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है, तो साइमल्टेनियसली 2 प्लेटिंग करने की वजह से वो कंबरसम प्रोसेस हो गया। उसके कंपैरिजन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या आता है, जस्ट 1 स्टेप प्रोसीजर, 1 स्टेप था, ठीक है। उसमें हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज का जीन लिया था। किसका जीन लिया था हमने? बीटा गैलेक्टोसिडेज का जीन लिया था। ओके, अब बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और एक था तुम्हारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इनएक्टिव हो जाएगा। अब इनएक्टिव होने की वजह से वो क्या कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था वाइट कॉलोनीज, ठीक है। वहीं पे अगर मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करूं तो उसमें वो जीन क्या है, एक्टिव है, और जब वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं तो बच्चों कौन सी, ब्लू कॉलोनीज बना रहे हैं। तो 1 स्टेप में काम खत्म। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें एक प्लेट लेनी है, उसी प्लेट में तुम क्या डाल दोगे, एम्पिसिलिन भी डाल दो प्लस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दो। अगर ब्लू कलर की कॉलोनीज आई तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, व्हाइट कॉलोनीज आई तो रिकॉम्बिनेंट है। 1 स्टेप में खत्म। इसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, है ना। तो यू नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग। इस आंसर में तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो साइमल्टेनियसली 2 प्लेटिंग करने से थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो था वो हमारे डिजायर्ड जीन की वजह से इनएक्टिव हो गया, तो ब्लू वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा है, और जो नहीं इनएक्टिव नहीं हुआ वो ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 प्लेट में ही काम हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट 21 चलो 21 क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो 17 से 21 तक है, 17, 18, 19, 20, 21, 5 क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स के लिए। ओके, सो इसमें भी आपको इंटरनल ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, यानी आपको 3 जगह पे इंटरनल ऑप्शंस मिले। 17th क्वेश्चन में भी मिला, 20th में भी मिला, ठीक है, और आपको 21 में मिल रहा है। सो देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो गला मेरा खराब रहने लगा। चलो, सो कंपेयर द 2 इकोलॉजिकल pyramids. Compare the 2 ecological pyramids of biomass 1 and 2 given below and explain the situation in which this is possible. हमें situation बतानी है जिसमें ये चीज़ possible हो, that is figure 1 and 2. Okay, तो दोनों को कंपेयर करो। तो भाई ये वाला जो देखो, ये जो पहले दिख रहा है ये तुम्हारा अपराइट पिरामिड हो गया, द फर्स्ट वन इज अपराइट, और दूसरा वाला तुम्हारा क्या हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। अभी कौन सा वाला पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ पे यूनिट लिखी है, ड्राई वेट, मतलब ये कौन सा वाला पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास। वैसे तो क्वेश्चन में भी दिया था बच्चों, फिर भी मैंने बता दिया, इट्स अ पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये आपका अपराइट है या आपका इन्वर्टेड है। अपराइट के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो तुम फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। तो देखो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये आपका प्रोड्यूसर हो गया। फिर प्लांट्स पे फीड करने वाले जो दूसरे एनिमल्स होते हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी लिखा ही है। फिर उससे भी कम होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे भी कम होते टर्शरी। टर्शरी में मतलब कौन आ जाता है, वैसे तो लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है ना, तो वो आ जाते हैं आपके। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स में डियर है, रैबिट है, ये सब लिख सकते हो आप। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में तुम छोटे मोटे जानवर लिख सकते हो, लाइक स्नेक है। ओके, सो बच्चों ये आपका पिरामिड मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको अपराइट मिलता है, जिसमें धीरे धीरे मतलब नंबर ऑफ बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज केप्ट डिक्रीजिंग। यहीं पे अगर मैं बात करूँ इन्वर्टेड वाली, तो ये आपको जनरली देखने को मिलता है पॉन्ड इकोसिस्टम में,
ये आपको किस में देखने को मिलेगा? पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में अगर मैं बात करूँ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की यानी फाइटोप्लैंक्टॉन्स, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आते हैं आपके नीचे जिनका बायोमास कम होता है कंपेयर टू द नेक्स्ट लेवल ज़ूप्लैंक्टॉन्स जिनका बायोमास उनसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या है, ये चीज़ें दोनों को कंपेयर करना था और आपको उसको समझाना था। तो भाई पहले वाला अपराइट है, दूसरे वाला इन्वर्टेड है। एग्जाम्पल देके समझा दो। जो अपराइट वाला है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, दैट मीन्स उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बायोमास ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम हो जा, धीरे धीरे हर लेवल पे कम होती जा रही है, हर ट्रॉपिक लेवल पे कम होती जा रही है। प्राइमरी कंज्यूमर में कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर में उससे भी कम है, टर्शरी कंज्यूमर में उससे भी कम है। तो ये आप एक्सप्लेन कर दो। सॉरी। और आपका जो प्राइमरी मतलब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है वो ज़ूप्लैंक्टॉन से उनका बायोमास कम है, तो इसमें इन्वर्टेड है। तो आप इसका भी एग्जांपल दे दो पॉन्ड इकोसिस्टम का। डन। तो ये ना आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला, ए में भी 1 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 21 के ए में पार्ट 2 यानी सेकेंड क्वेश्चन भी है बच्चों। द सेकेंड क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्ट एन आइडल पिरामिड। तो बच्चों आपको यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाना है। कौन सा पिरामिड बनाना है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो रहता है ना बच्चों, वो हमेशा अपराइट रहेगा कंपल्सरी, ठीक है, वो हमेशा अपराइट ही रहेगा। तो इसमें आपको इन्वर्टेड आएगा या स्पिंडल शेप आएगा, उसकी तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा आपको क्या करना है? अपराइट ड्रॉ करना है। अब इसमें जो स्टार्टिंग ऑफ एनर्जी दी हुई है दैट इज 2 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी दी है जो सनलाइट से अवेलेबल है। तो सनलाइट से हमें कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है? 2 लाख। लेकिन जब भी प्रोड्यूसर्स ये एनर्जी को कंज्यूम करने जाएंगे तो वो सनलाइट में से बच्चों कितनी एनर्जी कंज्यूम कर पाएंगे? सिर्फ 1%, ठीक है। तो 1% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा? 2000 जूल्स हो जाएंगे। अब जब प्रोड्यूसर से ये एनर्जी ट्रांसफर होगी टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स में इसका 10% जाएगा। तो इसका 10% कितना होता है बच्चों? 200 जूल्स। फिर हर्बीवोर्स से इसको कौन कंज्यूम करेंगे? हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। कौन कंज्यूम करेंगे? हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स। तो उनमें कितनी एनर्जी जाएगी? 20 जूल्स जाएगी। अब उसके बाद हमारे 4th लेवल पे आ जाते हैं टॉप लेवल कार्निवोर्स। 4th लेवल पे आ गए हमारे टॉप लेवल जिसमें 2 जूल्स। अब देखो बच्चों एंड तक जाते जाते तुम्हारे टॉप लेवल तक जाते जाते सिर्फ 2 जूल्स ऑफ एनर्जी बची है। अब इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी में से हम आगे अगर एक और ट्रॉपिक लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनके पास उतनी एनर्जी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। इसीलिए किसी भी ट्रॉपिक लेवल, किसी भी फूड चेन में सिर्फ 4 या 3 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। द रीज़न फॉर दैट इज लॉ ऑफ एनर्जी। जब भी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है बच्चों वो ट्रांसफर होती है। दिस इज 10% एनर्जी लॉ। ओके, सो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट। नाउ इसका 1 मार्क है आपका, ऊपर वाले क्वेश्चन का आपका 1 मार्क था। नेक्स्ट, ये तो आपका विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इन लोगों ने ग्राफ नहीं दिया है। दे हैव डायरेक्टली रिटर्न अ क्वेश्चन के जो अपराइट पिरामिड है और जो इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड्स है आपको उसको क्या करना है? कंपेयर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम। तो ये था ए वाला। जो बी वाला क्वेश्चन है बच्चों वो देखो, अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के, इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कितने? 40,000। फिश कितनी है? 3,000। 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस एंड 378 ऑफ रेप्टाइल्स। इंसेक्ट्स कितने हैं? इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड वॉर्म्स 1,25,000। बहुत सारे इंसेक्ट्स है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फ्रॉम द गिवन डेटा, इस डेटा को देखकर आपको टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये नहीं हो कि टोटल नंबर ऑफ खाली स्पीशीज देख लिया और सबको प्लस कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वर्टिब्रेट पूछा है कि इनवर्टिब्रेट पूछा है? क्योंकि वर्टिब्रेट्स में आपके इंसेक्ट्स और स्नेल्स वॉर्म्स नहीं आएंगे। सो वर्टिब्रेट्स में आपके कौन कौन आ जाते हैं? एक तो फिश आ जाएगी तो वो 3,000 थी, बर्ड्स आ जाएंगे जो कि 1,300 है, 427 आपके मैमल्स आ गए और 427 एम्फीबियंस आ गए, और रेप्टाइल्स भी आपके दिए 378। आपको इन सभी का क्या करना है बच्चों? टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं हम लोग इसका। सो द आंसर इज 5532। ठीक है, 5532 इतनी टोटल आपकी जो स्पीशीज है
ठीक है, वो आपको रेन फॉरेस्ट में वर्टिब्रेट्स की देखने को मिलेगी। इनवर्टिब्रेट्स की तो देखो ना बच्चों, डायरेक्टली लिख दिया 1,25,000। ओके, तो इसमें सिंपल देखो तो सही किस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजी सा क्वेश्चन है, खाली प्लस करना है एंड यू गेट द आंसर्स, राइट। तो ये तो 1 मार्क एकदम सीधे हम लोग स्कोर कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इज गिव अ रीजन टू जस्टिफाई द ह्यूज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। देखो ना, प्लांट और एनिमल्स के स्पीशीज में कितना डिफरेंस है। जो प्लांट स्पीशीज है दैट इज ओनली 40,000, वहीं पे अगर हम इनवर्टिब्रेट्स का ही देखें तो खाली 1,25,000 अकेले इनवर्टिब्रेट्स है। तो ऐसा ह्यूज डिफरेंस क्यों होता है बच्चों? सो द रीजन इज दैट कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर मोबाइल। मोबाइल मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं और जैसा जैसा टेम्परेचर, जैसा क्लाइमेट, जैसा एटमॉस्फेयर उनको मिलता है वो वहाँ पर अपने अंदर वेरिएशंस लाते हैं। उनको ये मौका मिल रहा है ना चेंज लाने का। अगर मैं तुम्हें एक ही जगह पे बंद कर दूं, ठीक है, तुम्हारी एकदम मोनोटोनस लाइफ कर दूं जहाँ पे तुम्हें कुछ भी नया सीखने को ही नहीं मिल रहा, तो तुम तो कभी जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाओगे ना। पर एनिमल्स क्या है ना, एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, वेरिएशंस ला रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनमें नए नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जब नए कैरेक्टर्स आते हैं तो नई स्पीशीज आएगी ना। बेचारे प्लांट्स का क्या है, वो तो एक ही जगह पे है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मूव नहीं करते। वो तो हम सीड्स लेके जाते हैं, थोड़ा विंड की वजह से डिस्पर्सल होता है बट दे आर इमोबाइल, दे आर नॉन मोटाइल। वो हमारे जैसे मूव नहीं कर सकते जैसे एनिमल्स मूव करते हैं, तो उनके पास इतनी पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती नई चीजें सीखने की। तो उनमें वेरिएशंस आते हैं बट उतने नहीं आते कंपेयर टू द एनिमल्स। एंड दिस इज द मेन रीजन कि व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो बच्चों ये था आपका सेक्शन नंबर बी, ये आपका सेक्शन बी हो गया बच्चों। हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन सी। तो स्टे ट्यून एंड बाय।